हेलो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटर टिलेज। इसे पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ टिलेज होता है। ये इसके अंदर बी टाइप है। ये हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है एग्रोनॉमी का। मैं एग्रोनॉमी की पूरी सीरीज करवाऊंगा आपको। ये है इंटर टिलेज। इससे पहले वाले हमने किया था प्रिपरेटरी टिलेज, जिसके अंदर था प्राइमरी और सेकेंडरी। अब है इंटर टिलेज, यानी टिलेज को हमने दो वीडियो में डिवाइड कर दिया है। Inter tillage. This refers to tillage operation done in the field after sowing or planting and prior to harvesting of the crop plants. यानी इसका मतलब क्या है, जो टिलेज ऑपरेशंस फील्ड में करते हैं हम शोइंग के बाद या प्लांटिंग के बाद और हार्वेस्टिंग से पहले। यानी हमने कोई सीड मान लिया, ये 15 तारीख को बो दिया और फिर उसके 6 महीने बाद कटाई है। यानी उन दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन में हम जो भी जिस भी टाइप का टिलेज करेंगे वो सब इंटर टिलेज में आएगा, यानी हार्वेस्टिंग से पहले। यानी जब क्रॉप हमारी खड़ी है ना, जब क्रॉप का मतलब मेन स्टेज है, तो उसके दौरान जो भी करते हैं हम वो होता है सब इंटर टिलेज। दिस इज नोन एज इंटर कल्टिवेशन। इसको हम इंटर कल्टिवेशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, होइंग होता है, यानी हम कोई भी होई का यूज करते हैं। वीड होता है, वीडिंग, जिसके अंदर हम घास फूस को हटाते हैं। अर्थिंग अप, यानी मिट्टी को जो हटाते हैं हम, जैसे आलू के खेत में होता है। रिजिंग एंड फ्रोइंग, यानी हम रिज और फ्रो भी बनाते हैं। ये सब इंटर टिलेज के अंदर आता है। अब नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज टिलेज। टिलेज ऑपरेशंस इंटेंडेड टू सर्व स्पेशल पर्पसेज आर सेड टू बी स्पेशल पर्पज टिलेज। यानी वो टिलेज ऑपरेशंस जो किसी खास स्पेशल पर्पज के लिए बनाए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस टिलेज कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, मल्च टिलेज, यानी जो हम मल्चिंग के लिए करते हैं। पडलिंग होता है राइस के अंदर, फिर सब सोइलिंग। ये सब इंपॉर्टेंट टिलेज हैं जो ये सब स्पेशल टिलेज के अंदर आते हैं, स्पेशल पर्पस टिलेज के अंदर आते हैं। उसके बाद फिर हमने जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, फिर आए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज, जिसके अंदर सबसे पहला है मिनिमम टिलेज। इंपॉर्टेंट है ये सब, जो भी हम आगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज पढ़ेंगे ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहला है मिनिमम टिलेज। तो इसका मेन एम क्या है, द एम एट रिड्यूसिंग टिलेज ऑपरेशन टू मिनिमम नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग ए गुड सीड बेड। यानी मिनिमम टिलेज के अंदर हम क्या करते हैं कि हम टिलेज ऑपरेशंस को रिड्यूस करते हैं जितना कम से कम हो सके। मान लिया हमने 1 प्लो किया या फिर 2 प्लो किया और फिर हमने 2 हैरो निकाला, यानी हमने प्रिपरेटरी के अंदर ही 4-5 बार कर दिया, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम 1 या 2 पे लेके आए। यानी हम बस हमारा मेन मकसद क्या होगा, गुड सीड बेड हो जाए और कम से कम टिलेज हमें करने पड़े। ये है मिनिमम टिलेज का कंसेप्ट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं मिनिमम टिलेज के और कन्वेंशनल, यानी एक तो हम नॉर्मली कन्वेंशनल यानी जो लगातार पीछे से चलता आ रहा है वो होता है कन्वेंशनल टिलेज। और अब नया मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, मिनिमम टिलेज। यानी मिनिमम टिलेज के फायदे क्या हैं कन्वेंशन टिलेज की बजाय। सबसे पहला है सोयल कंपैक्शन इज कंपैरेटिवली लेस। यानी जो हमारी सोयल जो बार बार कॉम्पैक्ट होती जा रही है ओवर टिलेज की वजह से, यानी ओवर टिलेज एक बहुत बड़ी समस्या है फार्मिंग के लिए। सोयल स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी हमारा जो सोयल का स्ट्रक्चर है इसके बारे में हमने पहले बता चुका हूँ। सोयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, सोयल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब वो वाली वीडियो देख सकते हैं। मतलब सोयल स्ट्रक्चर हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जो अच्छे से वो एग्रीगेट्स बनेंगे। द कॉस्ट एंड टाइम फॉर फील्ड प्रिपरेशन इज रिड्यूस, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक हम किसके लिए लेके आए थे, यानी मिनिमम टिलेज हम बेसिकली किसके लिए लेके आए थे, हम लेके आए थे कि हमारा कॉस्ट, यानी हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, क्योंकि डीजल से चलते हैं ज़्यादातर हमारे व्हीकल, उसका रेट बहुत ज़्यादा है, और हमारे टाइम की भी हम रिड्यूस कर सकें। वाटर लॉस थ्रो रन ऑफ एंड इरोजन इज मिनिमम, यानी हमारा जो मान लिया एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है कई बार, तो हमारा रन ऑफ और इरोजन वो कम से कम हो। यानी पानी रन ऑफ क्या होता है कि हमारी सरफेस के ऊपर से जो पानी निकल जाता है सोयल के सरफेस के ऊपर से, तो वो ताकि कम से कम हो। और इरोजन यानी मिट्टी का कटाव भी कम हो। वाटर स्टोरेज इन प्लो लेयर, यानी जो हमारी प्लो जो हम हल चलाते हैं ना उसके अंदर वाटर स्टोरेज में अच्छा काम करता है मिनिमम टिलेज के अंदर। यानी इसके अंदर क्या है कि जो हमारा वाटर शॉर्टेज है प्लो लेयर के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है।
टिलेज कैन बी रिड्यूस इन 2 वेज, यानी हम टिलेज को 2 वेज यानी दो तरीकों से हम टिलेज को घटा सकते हैं। पहला तरीका क्या है, बाय ओमिटिंग ऑपरेशंस विच डू नॉट गिव मच बेनिफिट व्हेन कंपेयर टू कॉस्ट। यानी इस पॉइंट का क्या मतलब है कि हम उन ऑपरेशंस को प्रेफर नहीं करेंगे या फिर वो टिलेज नहीं करेंगे जो हमें उतना बेनिफिट नहीं देते जब हम कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। मान लिया एग्जांपल से बताता हूँ, मान लिया हम किसी फील्ड के अंदर जाते हैं, कोई हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं, उसकी कॉस्ट हमें पर एकड़ पर पड़ती है मान लिया 2000 रुपये पर एकड़, और जब हम उसके बेनिफिट को देखते हैं तो वो उतना बेनिफिट नहीं होता, उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। तो हम कोशिश मिनिमम टिलेज के अंदर कंसेप्ट क्या है कि हम काम चला लेंगे, हम कॉस्ट को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस लाइक सीडिंग एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। यानी पहले क्या होता था, हमारा सीड की बुआई के लिए अलग मशीन होती थी, फर्टिलाइजर के लिए मतलब अलग अलग बुआई करनी पड़ती, तो हमारा टिलेज ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। उसके बाद हमने क्या किया, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन ले आए हम, उसके सीड और फर्टिलाइजर दोनों एक साथ होते हैं, इससे भी हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों बचा, क्योंकि 2 ऑपरेशन थे वो एक साथ हो गए। फिर कंसेप्ट आया जीरो टिलेज का, यानी नो टिलेज। इन दिस न्यू क्रॉप इज प्लांटेड इन द रेजिड्यूज ऑफ प्रीवियस क्रॉप विदाउट एनी प्रियर सोयल टिलेज और सीड बेड प्रिपरेशन। यानी इसके अंदर क्या है कि हम नई क्रॉप को प्लांट कर देंगे बिना विदाउट एनी प्रियर सोयल टिलेज, यानी सोयल को हम छेड़ेंगे नहीं, मतलब डायरेक्ट हम सीधी बुआई करेंगे, यानी सीड बेड प्रिपरेशन तो हम करेंगे नहीं, सीधा हम क्या कर देंगे, न्यू प्लांटेशन कर देंगे। इट इज़ पॉसिबल व्हेन ऑल द वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ हर्बिसाइड। ये तभी पॉसिबल है कि हम बहुत सारे हर्बिसाइड का यूज़ करें ताकि हम वीड्स को कंट्रोल कर सकें। ये इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट था। और एडवांटेजेस क्या क्या है जीरो टिलेज के, जीरो टिलेज सॉइल्स आर होमोजीनियस इन स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ अर्थवर्म्स। यानी जीरो टिलेज, जो भी जीरो टिलेज सॉइल्स होती हैं वो ज़्यादा होमोजीनियस होती हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर एक टाइप का होता है, विद मोर नंबर ऑफ अर्थवर्म्स, और उनके अंदर अर्थवर्म्स की मात्रा भी ज़्यादा होती है, अर्थवर्म्स की संख्या भी ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट्स इंक्रीजेज ड्यू टू लेस मिनरलाइजेशन। यानी मैंने आपको पहले बताया है कि जो मिनरलाइजेशन है, यानी जब हम बार बार प्लोइंग करते हैं ना, तो उससे क्या है, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होता रहता है, क्योंकि मिनरलाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। तो इससे क्या होता है, अगर हम जीरो टिलेज करेंगे तो मिनरलाइजेशन कम हो गया, यानी हमारा ऑर्गेनिक मैटर लगातार बढ़ता रहेगा। सरफेस रन ऑफ इज रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्च। यानी जो हमारा जो सरफेस का रन ऑफ है, यानी जो हमारा पानी ऊपर से बह जाता है, वो मल्च के कारण रिड्यूस हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा घट जाएगा। फिर आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मेनली क्या है, एक तो पेरिनियल वीड्स में भी प्रॉब्लम, यानी जो हमारे पेरिनियल जो पूरे साल लगातार होते रहते हैं, वो वीड्स बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगे हमारे खेत के लिए। हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हैज़ टू बी अप्लाइड फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन जीरो टिलेज। यानी में थोड़ा बहुत मिनरलाइजेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि उसी से फिर पौधे को जाकर न्यूट्रेंट्स मिलते हैं, मिनरलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ही न्यूट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो हमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देना पड़ेगा ताकि हम ऑर्गेनिक मैटर को थोड़ा बहुत मिनरलाइज करा सके, क्योंकि नाइट्रोजन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है मिनरलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर। तो जीरो टिलेज के अंदर में ज़्यादा नाइट्रोजन देना पड़ता है। फिर क्या है, हायर नंबर ऑफ वोलेंटर प्लांट्स एंड बिल्डअप ऑफ पेस्ट। यानी ये क्या होता है, वोलेंटर प्लांट्स क्या होता है, जो अपनी इच्छा से, यानी जिन बीजों को कोई भी किसान लगाता नहीं, वो अपनी इच्छा से उगते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर हम ज़्यादा बार बार क्या करते रहे, जीरो टिलेज करते रहे। और साथ में एक पेस्ट का एक साइकिल डेवलप हो जाता है। तो बिल्डअप ऑफ पेस्ट, यानी पेस्ट का पूरा साइकिल डेवलप हो जाता है, जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाने लगता है। अब इसके बाद क्या कंसेप्ट आता है, कंजर्वेशन टिलेज। यानी अब हम कंजर्वेशन टिलेज के बारे में जानते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व सोयल एंड सोयल मॉइस्चर। यानी कंजर्वेशन टिलेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सोयल को और सोयल के मॉइस्चर को कंजर्व करके रखें। इट इज सिस्टम ऑफ टिलेज इन विच ऑर्गेनिक रेजिड्यूज आर नॉट इन्वर्टेड इनटू द सोयल। यानी क्या है, ये ऐसा सिस्टम है टिलेज का जिसके अंदर हम जो ऑर्गेनिक रेजिड्यूज है ना, यानी जो हमने कोई भी मान लिया फार्म यार्ड मैन्योर है या खेत के अंदर ही कुछ हमारा पड़ा था, तो उसको हम सोयल के अंदर इन्वर्ट नहीं करेंगे। सच
दैट दे रिमेन ऑन द सरफेस एज ए प्रोटेक्टिव कर। मान लिया हमारी राइस की क्रॉप थी, उसका जो मल्च था, या शुगर केन की क्रॉप थी, उसका जो मल्च था वो हमने ऐसा का ऐसे ही सरफेस के ऊपर रखा, एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह। क्योंकि अगर वो कवर की तरह रहेगा तो उससे क्या होगा, हवा के अंदर जो हमारा इवेपोरेशन हो रहा है बार बार सोयल से, यानी सोयल मॉइस्चर कंटेंट वो भी डिक्रीज नहीं होगा। साथ साथ में इरोजन की जो समस्या, यानी मिट्टी का जो कटाव हो रहा है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। इवेपोरेशन का मैंने बता दिया कि इवेपोरेशन घट जाएगा क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग नहीं होगी लैंड की। इफ स्टबल फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस इट इज यूजुअली रेफर्ड एज स्टबल मल्च टिलेज। यानी अगर हमने स्टबल्स का प्रयोग किया है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह तो वो कौन सा होता है, स्टबल मल्च टिलेज होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो जैसे गेहूं के डंठल होते हैं, जो गेहूं का थोड़ा बहुत, मान लिया हमने गेहूं की कटाई की, तो कटाई, मान लिया ये गेहूं का प्लांट था कोई, इसके ऊपर मान लिया फ्रूट था, ये हमारी लैंड थी, तो हम कटाई यहाँ से करते हैं, जो ये नीचे वाला बच गया और इसका रूट सिस्टम बच गया, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों बनाते हैं स्टबल। इसको हम स्टबल कहते हैं। यानी ये थोड़ा सा स्टेम वाला पार्ट 2-4 इंच जितना भी होता है, 6 इंच होता है, और साथ में जो रूट सिस्टम है, अगर हम इसको यूज करेंगे इसकी तरह, एक प्रोटेक्टिव कर की तरह, तो उसे हम कहेंगे स्टबल मल्च टिलेज। द रेजिड्यूज लेफ्ट ऑन सोयल सरफेस इंटरफेयर विद सीड बेड प्रिपरेशन एंड शोइंग ऑपरेशंस। यानी जो रेजिड्यूज बच जाते हैं सोयल सरफेस के ऊपर वो इंटरफेयर करते हैं सीड बेड प्रिपरेशन के दौरान और शोइंग ऑपरेशंस के दौरान। It is a year-round implements that undercut residues, loosen the soil and kill the weeds। यानी एक ये ईयर राउंड सिस्टम है, और इससे क्या क्या मैनेज होता है, प्लांट के रेजिड्यू होते हैं इम्प्लीमेंट्स, यानी हम अंडरकट रेजिड्यूज, यानी हम जो रेजिड्यूज हैं उनको पूरी तरह नहीं काटते, उनको हम अंडरकट रखते हैं, हमारी सोयल भी लूज होती रहती है और हमारे वीड्स भी साथ साथ किल होते रहते हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेज मेनली क्या है इसके, रिड्यूस द वाटर रन ऑफ फ्रॉम फील्ड्स। यानी मेनली ये जो भी कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है, इनका मेनली क्या है, एक तो वाटर रन ऑफ को ये बचाते हैं, यानी पानी खेत से अचानक बह के नहीं जाता। इम्प्रूव द सोयल फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो जितनी भी सोयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको इम्प्रूव करने के में काम करते हैं। जैसे सोयल का एग्रीगेट्स है, सोयल का स्ट्रक्चर है, सोयल का टेक्सचर में तो खैर कोई चेंज नहीं होता, ऑर्गेनिक कंटेंट है, कोई भी प्रॉपर्टी है वो पिछली वीडियो में कवर हो चुका है, उन सबको इम्प्रूव करने में काम करती है। एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू रिड्यूस टिलेज ऑपरेशन, यानी वही बेसिक पॉइंट है कि हम कम टिलेज करेंगे तो हमारा एनर्जी का और टाइम का दोनों का सेविंग होगी। इसके बाद आता है हमारा पडलिंग का। पडलिंग इज द स्पेशल पर्पज टिलेज फॉर ग्रोइंग द ट्रांसप्लांटेड पैडी। यानी पडलिंग एक स्पेशल पर्पज, यानी मेनली स्पेशल किसके लिए है, ये पैडी के लिए, यानी राइस के लिए, या कॉमनली हिंदी में उसको धान कहते हैं। इट इज वेट कल्टिवेशन ऑफ लैंड दैट मिक्सड सोयल एंड वाटर टू प्रोड्यूस द इम्पीरियस लेयर। यानी हम एक वेट कल्टिवेशन है, ये क्या है, एक वेट कल्टिवेशन, यानी इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, हम जो फील्ड हमारा उसको वाटर के साथ फुल्ली भर देते हैं, उसको फुल पानी से भर दिया, फिर उसके अंदर हम लगाते हैं ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, तो वो इससे पडलिंग का काम करता है, वो एक लेयर बना देता है सोयल के ऊपर लेयर, यानी जो सोयल को और वाटर को पूरी तरह ऐसा मिक्स कर देता है, एक इम्प्रीवियस यानी एक अभेद्य लेयर बना देता है, उसके अंदर से हम कुछ भी क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसी लेयर डेवलप हो जाती है इससे, पडलिंग से। इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, बाय रिपीटेड इंटेंसिव टिलेज ओवर पॉन्डेड वाटर कंडीशंस विच सर्व टू ब्रेक डाउन सोयल एग्रीगेट्स, रिड्यूस सोयल पोरोसिटी। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटेंसिव टिलेज, यानी बहुत भारी मात्रा में हम टिलेज करते हैं इसके अंदर। पॉन्डेड वाटर मतलब हम खेत को एक प्रकार से लगा सकते हैं, तालाब बना देते हैं, और बार बार उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी टिलेज करते रहते हैं। इससे हमारे सोयल एग्रीगेट्स हैं, जो सोयल के मतलब कई सारे पार्टिकल्स मिलकर जो एग्रीगेट्स बनाते हैं उनको हम पूरी तरह खत्म कर देते हैं। हमारी मैक्रोपोरोसिटी यानी मैक्रोपोर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और फाइन क्ले पार्टिकल्स वो फैल जाते हैं, मतलब जो बहुत नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो फैल जाते हैं पूरा। इन द फॉर्मेशन ऑफ डेंस जोन ऑफ कंपैक्शन, यानी ये पूरी एक इतनी लगा सकते हैं आप 5 सेंटीमीटर तक एक पूरी जोन बन जाती है, किसकी, लेयर की, मतलब सोयल की बन जाती है।
अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इंक्रीज इन न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी, यानी जो भी न्यूट्रेंट हमारे अवेलेबल हैं वो पौधे को एक अवेलेबल फॉर्म में मिल जाते हैं, क्योंकि वो वैसे पड़े रहते हैं सॉइल में। यानी अवेलेबिलिटी, बेसिक पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। रिड्यूसिंग सॉइल परमिएबिलिटी, सॉइल की परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, हमारा वाटर लॉस नहीं होता नीचे भी ज़्यादा। प्रिजर्व्स एक्वेटिक एनारोबिक कंडीशन, यानी एक एक्वेटिक यानी लगातार पानी भरा रहता है उससे, यानी नीचे डीप में तो वाटर जाता नहीं इतना ज़्यादा, और एनारोबिक कंडीशन ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। वीड कंट्रोल हो जाते हैं। वीड कंट्रोल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एनारोबिक कंडीशन है तो ऑक्सीजन तो वहाँ पे कुछ होगी नहीं। इंक्रीजिंग इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन माइक्रोपोरोसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि माइक्रोपोरोसिटी इंक्रीज हो चुकी है और मैक्रोपोर्स हमारे लगभग खत्म हो चुके हैं। बेटर वीड कंट्रोल ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये पॉइंट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वीड तभी कंट्रोल होता है जब ऑक्सीजन बहुत लेस मात्रा में हो, मतलब हो ही ना एक प्रकार से। मेक्स मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग इजियर बाय रिड्यूसिंग शियर स्ट्रेंथ इन द सॉइल, यानी हम जो भी राइस की क्रॉप है उसके हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नर्सरी बनाते हैं, नर्सरी में से हम उसको उखाड़ के लाते हैं, फिर उसको हम फील्ड के अंदर लगाते हैं। तो वो लगाने की जो प्रोसेस है उसको वो सॉइल के अंदर अच्छे से लग जाता है, क्योंकि सॉइल लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं, एक शहद की तरह हो जाती है, उसको आसानी से मखमल की तरह उसके अंदर लग जाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन एयर फील्ड पोर वॉल्यूम बाय रिप्लेसिंग वाटर, यानी जो भी सॉइल के अंदर एयर जो फील्ड थी ना, यानी जिस पोर्स में एयर फील्ड थी वो लगभग पूरी तरह रिप्लेस हो जाते हैं वाटर से। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस के बहुत ज़्यादा हैं। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर पडलिंग द सॉइल, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए वाटर की हमें पडलिंग के लिए। मैं कह रहा था आपको कि पूरा एक पॉन्ड की तरह हो जाता है ये खेत। इससे हमारा पहले इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज की दिक्कत है, ऊपर से इतना ज़्यादा पडलिंग के अंदर वेस्ट हो जाता है। सोइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, ये बात हो चुकी है कि सोइल स्ट्रक्चर हमारा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोइल स्ट्रक्चर पिछली वाले वीडियो में कवर हो चुका है। रूट डेवलपमेंट इज पुअर, क्योंकि मैं बता रहा था आपको सिर्फ लगभग इतनी लेयर बनती है तो उससे अच्छा रूट डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लॉस ऑफ नाइट्रोजन, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा नाइट्रोजन लगातार लॉस होता रहता है। जो वाटर लॉग्ड कंडीशन होते हैं ना, यानी वाटर लॉग्ड क्या होता है, पानी पूरी तरह भरा रहता है, यानी बिल्कुल एयर अब्सेंस रहती है उसके अंदर वाटर लॉग्ड कंडीशन के अंदर, तो उससे डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है एक प्रकार से, और नाइट्रोजन का एक तो लीचिंग के थ्रू फिर एटमॉस्फेयर में अमोनिया बन के उड़ जाती है। इन पैडी फील्ड अदर क्रॉप में नॉट ग्रो वेल, यानी पैडी फील्ड के अंदर एक बड़ी समस्या क्या है, जिस खेत के अंदर बार बार पैडी लगने लग जाती है तो वहाँ पर दूसरी क्रॉप का होना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक वाटर रिलेटेड क्रॉप है, तो नेक्स्ट क्रॉप मान लिया हमने मस्टर्ड की सोइंग की, तो मस्टर्ड को उतने अच्छे तरीके से मस्टर्ड एक्सेसिव उसके अंदर मॉइस्चर हो जाता है तो वो हैंडल नहीं कर पाती हूँ। उसी तरह जो भी हमारी कॉटन भी उस खेत में होने बंद हो जाती है। ये बेसिक पॉइंट है। साथ में आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसके अंदर इंड्यूस हो जाते हैं सॉइल के अंदर ज़्यादा मात्रा में, अब्सेंस लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, जैसे आयरन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये बाद में हमारे सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारा टिलेज एंड टिल्थ का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, 3 वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ। आप आगे भी मैं इसका पूरा कोर्स लेके आता रहूँगा। अब इन वीडियो को अच्छे से रीड करिए और इनमें से आप नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।